वो लिक्विड फिर पास होता है आपके ड्रायर की तरफ, और ड्रायर जो है वो इस कंडेंसर के साथ ही लगा होता है। और ड्रायर क्या करता है कि जो लिक्विड है जो कि कंडेंसर ने उसको पास ऑन किया होता है, उसमें से मॉइस्चर और कंटेमिनेशन वगैरह जो है वो कैप्चर कर लेता है। वो एसी जब ऑन होता है, आप जब गाड़ी का एसी ऑन करते हैं तो उसका भी सारा बर्डन इसी इंजन पे आता है। तो जब ये इंजन 100% परफॉर्म कर रहा होगा, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, तो ये एसी को भी अच्छा चलाएगा। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नट्स एंड बोल्ट्स, और एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी गाड़ी का जो कूलिंग सिस्टम होता है, जो कि गाड़ी के इंजन को ठंडा रखता है, जिसमें आपकी गाड़ी का रेडिएटर हो गया, कूलेंट हो गया, पाइप्स वगैरह हो गए, रेडिएटर के पाइप्स या हॉस पाइप्स। तो ये जो कूलिंग सिस्टम होता है आपकी गाड़ी के इंजन को ठंडा रखने के लिए और उसको ओवर हीट होने से बचाने के लिए, तो ये सिस्टम आपकी गाड़ी का जो एसी सिस्टम होता है उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है या नहीं। क्योंकि आपको याद होगा लास्ट जो वीडियो मैंने आप भाइयों के साथ शेयर की है उसमें, जिसमें मैंने आपको टिप्स दिए हैं कि आप गाड़ी के एसी की कूलिंग को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें मैंने आपको ये बात कही थी कि आप अगर गाड़ी के रेडिएटर में कूलेंट चेक करते हैं और कूलेंट का लेवल जो है वो कम है, या कूलेंट आपका एक्सपायर हो चुका है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुका है, या आप पानी यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ें आपकी गाड़ी की एसी कूलिंग को भी अफेक्ट करेंगी। तो कैसे करेंगे इंशाल्लाह इस आज की इस वीडियो में ये डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि गाड़ी का रेडिएटर का जो कूलिंग सिस्टम होता है उसका और आपकी गाड़ी के एसी के सिस्टम का आपस में क्या ताल्लुक है। तो चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, पहले तो ये बात कर लेते हैं कि आपकी गाड़ी का जो एसी सिस्टम है ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, या इसमें क्या क्या शामिल होता है, और फिर ये कैसे वर्क करता है, और उसके साथ साथ फिर आपकी गाड़ी का जो कूलिंग सिस्टम है इसमें क्या क्या शामिल होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो अगर एसी सिस्टम की बात करें तो आपकी एसी सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ या मेन चीज़ जो है वो आपकी गाड़ी का एसी कंप्रेसर है। ये आपको जो नज़र आ रहा है ये एसी कंप्रेसर लगा हुआ है, ये वाला। और एसी कंप्रेसर क्या करता है कि जो आपकी गाड़ी की एसी की जो गैस होती है, आमतौर पे उसको रेफ्रिजरेंट बोलते हैं, और उर्दू में नॉर्मली उसको गैस ही बोला जाता है। तो वो जो गैस होती है उसको कंप्रेस करता है ये कंप्रेसर, और कंप्रेस करने के बाद जो कंडेंसर यहाँ पे लगा हुआ है ये फ्रंट पे, इस कंडेंसर के पास भेज देता है। आपकी गाड़ी का जो कंप्रेसर है उसने वो चलता है, और जो एसी की गैस होती है उसको कंप्रेस करके कंडेंसर के पास भेजता है। और कंडेंसर जो होता है इसके पीछे पंखा लगा होता है जो कि हवा को बाहर से खींच रहा होता है, तो इसके अंदर से हवा पास होती है और वो उसको मज़ीद ठंडा करती है। तो कंडेंसर जो होता है, जैसे नाम से ही जाहिर है, ये उस गैस को मज़ीद कंडेंस कर देता है, और उस गैस को कंडेंस करने के बाद उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। और वो लिक्विड जो कि इसको कंप्रेसर की तरफ से मिली थी गैस की सूरत में, इसने उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, और लिक्विड कन्वर्ट होने के बाद वो लिक्विड फिर पास होता है आपके ड्रायर की तरफ, और ड्रायर जो है वो इस कंडेंसर के साथ ही लगा होता है। और ड्रायर क्या करता है कि जो लिक्विड है जो कि कंडेंसर ने उसको पास ऑन किया होता है, उसमें से मॉइस्चर और कंटेमिनेशन वगैरह जो है वो कैप्चर कर लेता है। फिर ड्रायर में से वही लिक्विड जो है वो आगे एक्सपेंशन वॉल की तरफ ट्रांसफ़र होता है, जिसमें आप कह सकते हैं कि वहाँ पे टेम्परेचर उसका मज़ीद जो है वो डाउन होता है, और मज़ीद ठंडा होता है, उस लिक्विड को मज़ीद ठंडा किया जाता है, और फिर इन जो पाइप्स हैं इनके थ्रू आगे भेजा जाता है ऑपरेटर की तरफ। ये जो जगह आपको नज़र आ रही है, अगर इस जगह के ऑपोजिट आप इंटीरियर पे देखेंगे तो आपको डैशबोर्ड के अंदर एवापोरेटर नज़र आ जाएगा। और एवापोरेटर को आप बेसिकली मिनी रेडिएटर बोल सकते हैं। वो भी बिल्कुल इसी तरह का बना होता है, छोटा सा, और इसके साथ एक ब्लोअर फैन लगा होता है। और उस एवापोरेटर का क्या काम है कि जब यहाँ से आपका जो ठंडा लिक्विड था वो जब एवापोरेटर में जाता है, तो जो फ़ैन होता है, जब आप एसी को ऑन करते हैं तो वो फ़ैन चलता है, और उस ऑपरेटर में से जो अगेन एयर पास होती है, और उस ऑपरेटर में लिक्विड जो होता है वो ऑलरेडी बहुत ठंडा हो चुका होता है। तो जब उसमें से एयर पास होती है तो वो एयर जो है वो ठंडी हो जाती है, और एयर ठंडी हो जाती है, लेकिन जो ऑपरेटर था उसमें से जो लिक्विड होता है वो अगेन उस हीट को जब एब्जॉर्ब करता है तो उसका टेम्परेचर राइज कर जाता है, और अगेन वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो फिर आगे जाके पास ऑन होती है अगेन कंप्रेसर की तरफ, और कंप्रेसर उसको फिर कंप्रेस करता है, फिर आता है कंडेंसर पे, फिर ड्रायर, फिर एक्सपेंशन वॉल, एंड देन दोबारा अगेन एवापोरेटर। तो ये एसी सिस्टम होता है।
और इस तरह एसी सिस्टम वर्क कर रहा है। जब आप एसी का बटन ऑन करते हैं तो इसके अंदर जो ऑपरेटर लगा होता है, बेसिकली उस ऑपरेटर में से आपको ठंडी हवा जो है वो मिल रही होती है। जी तो व्यूअर्स, इस तरह आपकी गाड़ी का जो एसी सिस्टम है वो काम करता है। अब आते हैं कूलिंग सिस्टम आपकी गाड़ी का जो है, इसमें रेडिएटर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, और रेडिएटर में फिर डेफिनेटली कूलेंट। आपने पानी इसमें इस्तेमाल नहीं करना, क्यों? क्योंकि एक तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो बॉयल कर जाता है, तो इसीलिए जो पानी है उसकी जो हीट एब्जॉर्प्शन है वो कूलेंट से बहुत कम होती है। और उसके साथ साथ इसकी वजह से अगर हीट एब्जॉर्प्शन कम होगी तो फिर आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो ज़्यादा गर्म होगा या हीट अप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसके साथ साथ जो है वो आपकी गाड़ी का जो रेडिएटर है इसमें अगर पानी होगा और वही पानी आपकी गाड़ी के कूलिंग सिस्टम में मूव कर रहा है, तो फिर पानी जो है वो जंग पकड़ सकता है और वो डिफरेंट मेटल के पार्ट से रिएक्ट करेगा, जंग पकड़ेगा और आपकी गाड़ी के जो कूलिंग सिस्टम है या इवन रेडिएटर है इसमें जंग को क्रिएट करता है। तो इसीलिए हमेशा कूलेंट आपने यूज़ करना है। और कूलेंट जब आप इसमें डालते हैं तो ये कंडेंसर है, बेसिकली इसके पीछे रेडिएटर है, जो कि अभी आपको वीडियो में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसके पीछे रेडिएटर लगा हुआ है। और फिर इन दोनों के साथ जो है वो एक फ़ैन लगा होता है। यहाँ पे ये फ़ैन आपको नज़र आ रहा है, ये वाला अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो अभी घूम रहा है, तो ये फ़ैन लगा हुआ है। और ये फ़ैन जो है वो फिर आपके रेडिएटर को और कंडेंसर दोनों को ठंडा कर रहा होता है। तो आपकी गाड़ी का जो रेडिएटर होता है जो कि इस कंडेंसर के पीछे है, उस रेडिएटर में से एक पाइप जो है इंजन की तरफ गया होता है, और आपके रेडिएटर में जो ठंडा कूलेंट होता है वो ठंडा कूलेंट उस पाइप के थ्रू होता हुआ आपकी गाड़ी के इंजन को जाता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये भी आपको रेडिएटर नज़र आ रहा है और ये फ़ैन भी अभी क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये जो मैं घुमा रहा हूँ ये फ़ैन है, रेडिएटर फ़ैन। और ये जो है हवा को बाहर से सक कर रहा होता है, खींच रहा होता है, जिससे आपकी गाड़ी का कंडेंसर और रेडिएटर जो है वो ठंडे होते हैं। और इस रेडिएटर के साथ अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे आपको ये पाइप नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल मेरी उंगली के साथ देखेंगे, ये वाला एक पाइप आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला। तो ये पाइप जो है ये रेडिएटर में से होता हुआ इंजन की तरफ जाता है, और फिर आगे इसमें वाटर पंप लगा होता है जो कि कूलेंट को पंप करता है और इंजन के तमाम जहाँ जहाँ से उसने हीट को एब्जॉर्ब करना होता है वहाँ तक पहुँचाता है। और कूलेंट जो है, ठंडा कूलेंट, वो हीट को एब्जॉर्ब करते हुए आगे मूव करता जाता है। और फिर इसमें थर्मोस्टेट वॉल्व होते हैं जो कि टेम्परेचर की वजह से ओपन या क्लोज़ हो रहे होते हैं, और वो मेक श्योर कर रहे होते हैं कि आपकी गाड़ी के इंजन को प्रॉपर और ठंडा कूलेंट जो है वो प्रोवाइड हो रहा है। और फिर तमाम हीट एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो आपको बड़ा पाइप नज़र आ रहा है, इस पाइप से होता हुआ गर्म कूलेंट, क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब कर चुका है, तो वो गर्म कूलेंट वापस आता है रेडिएटर में। और फिर जिस तरह ये फ़ैन लगा हुआ था मैंने जो आपको दिखाया है, ये फ़ैन चल रहा होता है, और जब वो गर्म कूलेंट इसमें आता है रेडिएटर में तो वो फिर इसमें से पास होता है, और पंखा चल रहा है, यहाँ से ठंडी हवा लग रही है, तो वो कूलेंट जब तक पास होता है और नीचे पहुँचता है तब तक उस हवा की वजह से वो काफ़ी ठंडा हो चुका होता है। तो अगेन वो कूलेंट फिर ठंडा होने के बाद जब यहाँ पे नीचे आता है तो फिर वो इस पाइप के थ्रू अगेन इंजन को जाता है और इसी तरह सर्कुलेट कर रहा होता है और अपना साइकिल जो है वो कंप्लीट करता है। अब यहाँ पे हमारा मेन क्वेश्चन आ गया कि इन दोनों सिस्टम्स का आपस में तो कोई लिंक नहीं था, या आपस में तो ये डायरेक्टली एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन ये अफेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपकी गाड़ी का जो कूलेंट होता है ये इंजन को ठंडा कर रहा होता है, और इंजन में से जो हीट होती है जब आपकी गाड़ी का इंजन चल रहा है और अंदर जो है वो कंबशन हो रही है, उसमें से हीट निकल रही होती है, और उस हीट को जो है वो कूलेंट अब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे अगेन मैं कहूँगा कि आपने पानी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उसके जो हीट अब्जॉर्ब करने की क्वालिटी होती है बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू कूलेंट, और वो जल्दी बॉयल अप हो सकता है, जल्दी वेपराइज हो सकता है, जिसकी वजह से फिर आपकी गाड़ी का जो इंजन है गर्मियों में बिलखसूस वो हीटअप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और जंग भी क्रिएट करता है। तो फिर जब आपकी गाड़ी के जो इंजन है इसमें से कूलेंट ने तमाम जो हीट है वो एब्जॉर्ब करनी होती है। अगर आपकी गाड़ी का जो कूलेंट है उसका लेवल कम है, ठीक है, तो फिर भी आपकी गाड़ी को इंजन को प्रॉपर जो है वो कूलेंट नहीं मिल रहा, प्रॉपर कूलिंग नहीं मिलेगी, इसमें से जो हीट है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होगी। या अगर कूलेंट जो है बहुत ज़्यादा एक्सपायर है या बहुत ज़्यादा चल चुका है, जो कि अपनी क्वालिटी इसको अब खो चुका है और इसमें नया कूलेंट डलवाने की ज़रूरत है लेकिन आप नहीं डाल रहे, उसी कूलेंट को यूज़ करें, तो अगेन आपका इंजन जो है वो सफ़र करेगा। इंजन सफ़र करेगा, इंजन जो है उसको एक प्रॉपर कूलिंग नहीं मिल रही होगी, और जो हीट जनरेट हो रही है वो इंजन में ही
वहीं पे ही रहेगी और इंजन को मज़ीद हीटअप करेगी, तो फिर आपकी गाड़ी का तो एक जो फ्यूल कंजम्पशन है वो भी बढ़ जाएगी और आपकी गाड़ी की जो फ्यूल एफिशिएंसी है और आपकी गाड़ी की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसीलिए हमेशा आपने कोशिश करनी है कि कूलेंट बिल्कुल ओके हो, उसका लेवल बिल्कुल जहाँ तक मैक्सिमम लेवल होता है वहाँ तक लेवल होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपकी गाड़ी का जो कूलेंट है इसको आपने लाजमी ख्याल रखना है कि रिकमेंड किया जाता है कि हर तकरीबन 40,000 किलोमीटर्स पे आप कूलेंट को चेंज करवा लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुका होता है और अपनी प्रॉपर्टीज़ को ये लूज़ कर चुका होता है। तो जब आपका कूलेंट भी ओके है, नया कूलेंट है, बिल्कुल साफ़ सुथरा कूलेंट है, लेवल भी उसका पूरा है, वो कूलेंट जो है वो हीट एब्जॉर्प्शन उसकी अच्छी है और उसके साथ साथ जो है वो स्लज नहीं बनने दे रहा, जंग नहीं बनने दे रहा, तो आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो अपना 100% परफॉर्म कर रहा होगा। इंजन अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो जो एसी है डेफिनेटली उस एसी ने भी इसी इंजन से पावर लेनी होती है। बिलखसूस जो कंप्रेसर होता है, ये कंप्रेसर ये आपके इंजन के साथ ही इसी बेल्ट से, ये जो आपको बेल्ट नज़र आ रही है, इस बेल्ट के साथ ये आपके इंजन के साथ कनेक्टेड होता है और इसी बेल्ट के थ्रू आपकी गाड़ी का इंजन भी चलता है, उसके जो पुर्जे होते हैं और कंप्रेसर जो है ये भी चल रहा होता है। तो ये एक ही बेल्ट लगा होता है, ऑल्टो में इंजन बेल्ट जिसको बोलते हैं, प्रॉपर इंजन और कंप्रेसर के साथ लगा होता है। तो ये कंप्रेसर जब चलता है तो फिर डेफिनेटली अगर आपकी गाड़ी के जो इंजन है वो ख़ुद इतना बेहतर नहीं है और ओवर हीट हो रहा है और आपको जो है ऑप्टिमल परफॉर्मेंस प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहा, तो वो एसी को क्या चलाएगा। वो एसी जब ऑन होता है, आप जब गाड़ी का एसी ऑन करते हैं तो उसका भी सारा बर्डन इसी इंजन पे आता है। तो जब ये इंजन 100% परफॉर्म कर रहा होगा, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, तो ये एसी को भी अच्छा चलाएगा। लेकिन अगर आपकी गाड़ी जो है उसका जो इंजन है वो ही परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा, ओवर हीट हो रहा है बार बार, और जैसे ही आपने अक्सर देखा भी होगा कि जब आप अक्सर गाड़ियों में एसी ऑन करते हैं तो आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो हीटअप होना शुरू हो जाता है। हीटअप होना क्यों शुरू हो जाता है? वो इसी वजह से कि आपकी गाड़ी की जो हीट एब्जॉर्प्शन है इंजन की वो बेहतर नहीं हो पा रही और कहीं ना कहीं इसका जो इंजन का जो कूलिंग सिस्टम है वो ऐसा परफॉर्म नहीं कर रहा जैसे उसको करना चाहिए था। जब आपकी गाड़ी का इंजन का कूलिंग सिस्टम जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा आइडियल तरीके से, तो फिर जब आप एसी चलाएंगे तो आपकी गाड़ी का इंजन ओवर हीट होगा तो आपकी गाड़ी का जो गैसकेट है वो जल सकती है और आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो सीज भी हो सकता है। जी तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो और आई होप कि जिस मकसद से मैंने ये वीडियो बनाई है कि आप भाइयों को समझ आ जाए कि आपकी गाड़ी का जो रेडिएटर वाला कूलिंग सिस्टम होता है वो और आपकी गाड़ी का जो एसी कूलिंग सिस्टम होता है ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और बिलखुसूस जो एसी सिस्टम है वो डिपेंड करता है रेडिएटर वाले कूलिंग सिस्टम पे। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।